गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी एक नए प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आए, लेकिन वो ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाए क्योंकि वो कुछ ही समय, लगभग 1 साल के आसपास ही उन्होंने काम किया और ताशकंद में उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। उसके बाद शास्त्री जी के बाद वहाँ काम करने के लिए एक नए प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं इंदिरा गांधी। अब देखते हैं, चलिए, इंदिरा गांधी किस प्रकार प्रधानमंत्री बनी और किस प्रकार वो एक सफल नेता रही या ना रही। तो शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत यानी मौजूद जो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है, इसके मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी पद पर कार्य कर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेता ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकती। ऐसे में फैसला लेने के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया और नेतृत्व के गहनता के लिए अब इंदिरा गांधी को चुना गया। यहाँ बताया कि किस प्रकार जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई उसके बाद किस तरह से मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच मुकाबला था। अब यहाँ पर इनको कुछ जानकारी भी थी मोरारजी देसाई को कि वो किस प्रकार हमारे यहाँ गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मंत्री पद पर रह चुके थे, लेकिन इंदिरा गांधी सिर्फ एक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य कर चुकी थी। ज़्यादा सी उन्होंने मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मतदान के अनुसार यहाँ पर एक समर्थन से यहाँ पर अपने आप को नेता के रूप में शामिल किया। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थक और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी और प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। मतलब जो अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उसके पीछे का विशेष कारण ये था, उनको लगता था कि इंदिरा गांधी को ज़्यादा राजनीति का अनुभव नहीं है। अगर ज़्यादा अनुभव नहीं है तो वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगी, इसलिए उन्होंने सोचा होगा इसको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी के पूरे जीवन लाइफ के बारे में कि किस तरह से इंदिरा गांधी यहाँ सक्रिय रही। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 67 तक और फिर 80 से लेकर 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्षता, 1964 और 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 67, 71 और 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजय बनाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 में युद्ध में जीत का श्रेय परविश परस्त की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आणविक प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी 1 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय हुई तो उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई और इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्हें पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाने और अपने नेतृत्व कौशलता को दिखाने की कोशिश की ताकि वो लंबे समय तक इस पद पर रह सके और अपने कार्य को
कर सके। इंदिरा गांधी के लिए स्थिति सचमुच कठिनाइयाँ रही होंगी। पुरुषों के दबदले वाले क्षेत्र में आखिर वो अकेली महिला थी। ऊंचे पद पर अपने देश में ज़्यादातर महिलाएं क्यों नहीं हैं? अब क्वेश्चन ये है कि अब महिलाओं को उस वक्त, जब बात ये है हमारे भारत आज़ाद होने के बाद, महिलाओं को बड़े पद पर ऐसा कार्य क्यों नहीं दिया जाता। अब बात आती है चौथे आम चुनाव की। हमने हमारे पहले 3 आम चुनाव हुए हैं, इनके बारे में हम लेसन 2 में देख चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार विजयी रही है। भारत के राजनीतिक चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा अध्याय में हम ये कर चुके हैं कि 52 में पहला हमारा आम चुनाव हुआ था, दूसरा इसके बाद 57 के अंदर हुआ, तीसरा हमारा 62 में हुआ, और चौथे आम चुनाव की बात हम करते हैं 1967 के अंदर कि चौथा आम चुनाव 67 में हुआ। चुनाव में क्या हुआ था, अब इसके बारे में देखते हैं। चुनाव का संदर्भ। चौथे आम चुनाव के आने तक देश के बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्री जल्दी देहांतवास हुए और नए प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए अभी पूरा साल का भी वक्त नहीं गुजरा था, कि एक अरसा भी नहीं गुजरा था कि प्रधानमंत्री को राजनीति लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इन जो पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय में जो हमने चर्चा की थी कि हम किस प्रकार से विकास की योजना बनाई, किस पर भूखमरी की चीज़ों से हम निकले, तो इन अर्शों में हमने महसूस किया कि अभी हालात यहाँ ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही अन्य सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। माना गया था कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया है। पहले वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर 7 रुपये हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें 1911 की, उस वक्त $3 1 रुपये के बराबर होते थे, और ये हालात हमारे 1947 तक चले हैं। 1947 में भी हमारे हालात थे कि जहां हमारा $1 1 रुपये के बराबर था। अब यहाँ रुपये का अवमूल्यन किया जाने लगा, हालातों में परिवर्तन किया जाने लगा,